Assalamu alaikum. I am Amna Minhas from Computer Science Department of City College of Science and Commerce. Today I am going to discuss test number 5 of round number 4, which was conducted on 20/4/2020. MCQ से हम start करते हैं. A collection of related fields is called record. इज कॉल्ड रिकर्ड. रिकर्ड की अगर हम डेफिनेशन देखें तो रिकर्ड की डेफिनेशन होती है इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स. डैश टाइप रिक्वायर्स लार्जेस्ट प्रोसेसिंग टाइम. लार्जेस्ट प्रोसेसिंग टाइम सिर्फ एक सिक्वेंशियल फाइल होती है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग टाइम लग रहा होता है. सो हियर ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर. द सिलेक्टेड कैंडिडेट की इज़ कॉल्ड. पहले हम ये देखते हैं कि कैंडिडेट की क्या होता है. तमाम कॉलम्स, वो तमाम एट्रीब्यूट्स जिनको हम पेश करते हैं कि इनमें से कोई भी एक कॉलम को प्राइमरी की के तौर पे बनाया जाए. उन तमाम कॉलम्स में से जो कॉलम सेलेक्ट कर दिया जाता है उसको प्राइमरी की कहा जाता है. इसकी एग्जांपल बिल्कुल हम इस तरह लेते हैं कि आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया और उसके बाद आपने जब अप्लाई किया तब आप कैंडिडेट हैं. जब आपकी सिलेक्शन हो गई है तो आप एम्प्लॉय बन चुके हैं. ठीक है, इसी तरह से जो सिलेक्टेड कैंडिडेट की होगी वो प्राइमरी की बन जाती है. सो हियर ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, प्राइमरी की. डैश आर यूज्ड टू डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटिटी. एंटिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सपोज अगर मैं एग्जांपल दूँ, एक एंटिटी है स्टूडेंट. स्टूडेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आते हैं? स्टूडेंट आईडी, नेम, क्लास. तो ये तमाम वो है जो एट्रीब्यूट्स होते हैं. सो हियर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, दैट इज एट्रीब्यूट. एवरी टेबल मस्ट हैव अ प्राइमरी की. ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हर टेबल में प्राइमरी की का होना बहुत ज़रूरी है. टू फाइंड अ नेम दैट स्टार्ट्स विद एस द क्राइटेरिया इज रिटन एस. रिटन एज. अब अगर आपको किसी भी नेम को फाइंड करना है जो कि एस से स्टार्ट होगा तो उसके लिए हमें एस हैश क्वेश्चन मार्क लिखना पड़ेगा. ए ऑप्शन इज करेक्ट हियर. डैश इज यूज टू रिट्राइव डाटा फ्रॉम वन और मोर टेबल्स. एक और एक से ज़्यादा टेबल से जो हम डाटा ले रहे होते हैं वो क्यूरी के ज़रिए लिया जाता है. क्योंकि क्यूरी जैसे सिलेक्ट की क्यूरी है, सिलेक्ट की क्यूरी से क्या होगा? सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल नेम, सपोज एम्प्लॉय. तो ये क्या करेगा? एम्प्लॉय की टेबल से सारे डाटा को, यानी एम्प्लॉय के टेबल में जितना भी डाटा मौजूद होगा सबको लेकर आ जाएगा. सो हियर सी ऑप्शन इज करेक्ट. डैश की इज यूज टू सेव फाइल इन टर्बो C++. टर्बो C++ एक्चुअली एक एडिटर है जो कि C और C++ के प्रोग्राम्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसमें हम प्रोग्राम्स लिख रहे होते हैं. F2 का इस्तेमाल करते हैं जब भी हमें किसी फाइल को सेव करना होता है. द नंबर ऑफ बाइट्स यूज्ड बाय लॉन्ग डबल डाटा टाइप. अच्छा क्लास, इसके लिए आप पहले इधर आ जाइए. लास्ट टाइम आपने देखा था, इससे पहले जो डिस्कशन क्लास थी, डबल डाटा टाइप का पूछा गया था साइज़. अब लॉन्ग डबल का साइज़ पूछा गया है. तो लॉन्ग डबल का जो साइज़ है वो 10 बाइट्स होता है, यानी मेमोरी में 10 बाइट्स लॉन्ग डबल वेरिएबल ऑक्यूपाई करता है. सो हियर ऑप्शन नंबर सी 10 इज करेक्ट आंसर. द एस्केप सीक्वेंस यूज टू मूव कर्सर वन कैरेक्टर बैक. आपने ABC लिखा हुआ है. अब C, आप करंटली C के राइट साइड पर कैरेक्टर एक कर्सर मौजूद है. अगर हमें एक स्टेप बैक जाना है, अभी हम रिमूविंग की बात नहीं कर रहे, हम जस्ट एक स्टेप बैक की बात कर रहे हैं, तो \B इस्तेमाल किया जाता है अगर आपको वन कैरेक्टर बैक मूव करना होता है. तो द फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज फॉर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू इज. वैसे फ्लोटिंग पॉइंट जो कि डेसिमल वैल्यूज़ होती हैं, डेसिमल वैल्यूज़ के लिए %f का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि इससे पहले लास्ट डिस्कशन क्लास में आप देख चुके हैं. यहाँ पर कोई ऑप्शन ऐसा गिवन नहीं है जिसमें %f इस्तेमाल हो रहा हो. सो %e क्या करता है? एक्सपोनेंशियल नोटेशन में, यानी जो डेसिमल वैल्यूज़ को अगर हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन में रिप्रेजेंट करें तो %e का इस्तेमाल करते हैं. सो हियर डी ऑप्शन इज करेक्ट. डैश ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू मेक कंपाउंड कंडीशंस. कंपाउंड कंडीशंस क्या है? फॉर एग्जांपल
if A is greater than B and B is greater than C, or you can say if A is greater than B or B is greater than C. अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक नहीं दो कंडीशंस हैं। जब दो कंडीशंस का इस्तेमाल किया जाता है, हम एंड या और का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एंड और क्या है, ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। द एक्सप्रेशन P माइनस इक्वल टू Q इज इक्विवेलेंट टू, इसको हम लिख सकते हैं P इज इक्वल्स टू P माइनस Q। अगर आप यहाँ पर देखें P इज इक्वल्स टू Q माइनस P, आप वैल्यूज़ पुट करेंगे Q माइनस P से, हमेशा आंसर चेंज हो जाएगा। Q माइनस 1 ये भी करेक्ट नहीं है। सो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर लेफ्ट साइड पर जो भी वेरिएबल होगा और उस वेरिएबल के साथ जो भी ऑपरेटर होगा, इक्वल टू के बाद पहले हमें उस वेरिएबल को लिखना पड़ेगा और उसके बाद वो ऑपरेटर आएगा एंड देन राइट साइड पे जो भी वेरिएबल है वो। अगर हम इस रूल को फॉलो करें तो ऑप्शन सी आपको यहाँ नज़र आ रहा है, P इज इक्वल्स टू P माइनस Q, यानी कि लेफ्ट साइड का वेरिएबल लिखा, देन उसका ऑपरेटर लिखा, उसके बाद वेरिएबल आ गया जो राइट साइड पे था। सो हियर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। डैश स्टेटमेंट कॉजेज टू टर्मिनेट लूप अर्ली, ये हम लास्ट टाइम पे डिस्कस कर चुके थे कि अगर ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर दिया जाए तो क्या होगा कि लूप वक्त से पहले टर्मिनेट हो जाएगा। So here B option is correct. One iteration of a loop. लूप क्या होता है, जब स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स कोई स्टेटमेंट्स रिपीट होती हैं तो हम उसको लूप बोलते हैं, और जब एक मरतबा वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं तो हम उसको आइट्रेशन बोलते हैं। तो अब यहाँ पर क्योंकि एक आइट्रेशन की बात हो रही है तो इसका मतलब है कि इसका एक आइट्रेशन को हम रेपिटेशन भी बोल सकते हैं। डी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स पास टू अ फंक्शन आर सेपरेटेड बाय, एक फंक्शन है उसके अंदर जब एक से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स यानी पैरामीटर्स एक से ज़्यादा पास किए जा रहे होंगे तो हमेशा कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट है। ओके क्लास, अब हम सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज़ एंड यूज़र। एंड यूज़र कौन होता है, वो तमाम यूज़र्स जो कि हार्डवेयर डिवाइसेस को या सॉफ्टवेयर्स को इस्तेमाल करते हैं उनको एंड यूज़र्स बोलते हैं। एंड यूज़र्स के पास किसी भी सॉफ्टवेयर की डेप्थ नॉलेज, उसकी डेवलपमेंट नॉलेज या तो हार्डवेयर डिवाइस की नॉलेज, डेप्थ नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है। हम जितने भी लोग इस टाइम कंप्यूटर्स को या मोबाइल फ़ोन्स को यूज़ कर रहे हैं, हम एंड यूज़र्स हैं। क्लियर? इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ सेकेंडरी की। सेकेंडरी की जैसे कि आपके सामने एक यहाँ पर टेबल बना हुआ है, रोल नंबर, नेम, ब्रांच, सिटी। रोल नंबर प्राइमरी की है और इस प्राइमरी की के अलावा बाकी तमाम जो कैंडिडेट कीज़ थी, नेम, ब्रांच, सिटी, ये तमाम कैंडिडेट की सेकेंडरी की कहलाती हैं। जब भी हम प्राइमरी की के अलावा इनमें से किसी भी सेकेंडरी की के बेस पर सर्चिंग करेंगे तो हम बोलेंगे कि हमने जो सर्चिंग की है वो सेकेंडरी कीज़ की बेसिस पर की है। गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ एंटिटी। एंटिटी की 2 एग्जाम्पल्स देनी है। एंटिटी क्या है, हर वो चीज़ जिसके बारे में आप कोई ना कोई डाटा स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स आपके सामने आपको नज़र आ रही होंगी, कार एंड स्टूडेंट। कार की अगर हम एग्जाम्पल दें तो कार में उसके एट्रीब्यूट्स, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स कार की होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मॉडल, कलर, कार नेम एट्सेट्रा। इसी तरह स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस, स्टूडेंट क्लास एट्सेट्रा। व्हाट इज़ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, ये हम लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं एक ऐसा टेबल जिसमें यूनिट कोड प्राइमरी की है, बाकी तमाम इसमें नोन की एट्रीब्यूट्स हैं। अब ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का मतलब ये है कि जब एक नोन की एट्रीब्यूट किसी और नोन की पर डिपेंड करेगी तो इसको ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कहा जाता है, जो कि एक इशू है। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी में अगर हम यहाँ पर देखें, कोर्स कोड अगर हमें मालूम हो तो कोर्स नेम इजीली फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, तो इट मीन्स कि इस टाइम ये जो टेबल आपके सामने आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी मौजूद है।
व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इनपुट मास्क? इनपुट मास्क क्या होता है? इनपुट मास्क का मतलब ये है कि आपने कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट में वैल्यूज़ को लेकर आना है तो हम इनपुट मास्क का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके सामने यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, अगर हम फ़ोन नंबर की बात करें तो यहाँ पर एक पैटर्न गिवन है। अगर आप खुद से देना चाहें तो मोबाइल नंबर्स का पैटर्न होता है कि पहले मोबाइल कोड जो भी आपका नेटवर्क कोड है वो आ जाता है, उसके बाद हाइफन एंड देन नंबर ऑफ डिजिट्स, जो भी आपके मोबाइल नंबर के डिजिट्स हैं वो आ जाते हैं। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जितने भी नंबर्स एंटर किए जा रहे होंगे वो सब के सब एक सेम फॉर्मेट में होंगे। डिफाइन रन टाइम एरर। अब ये रन टाइम एरर का मतलब ये है कि जब कोई प्रोग्राम चल रहा होता है, रनिंग स्टेट में होता है और कोई एरर आ जाता है, ऐसे एरर को रन टाइम एरर कहा जाता है। अब ये एग्जांपल आपके सामने है रन टाइम एरर। ऐसे ही कोई ना कोई मैसेज आपके सामने आ जाता है जब भी रन टाइम एरर आता है। हु इज़ अ प्रोग्रामर? प्रोग्रामर वो पर्सन होता है जो कि प्रोग्राम्स को क्रिएट करता है, सॉफ्टवेयर को क्रिएट करता है, डेवलप करता है या कोडिंग करता है। आप जैसे कि देख रहे हैं, अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि जैसे पहले हमने देखा एंड यूज़र, तो एंड यूज़र और प्रोग्रामर क्या ये दोनों सेम पर्सन होते हैं या कोई डिफरेंस होता है? तो प्रोग्रामर वो पर्सन है जो कि आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है, आपके लिए कोडिंग कर रहा है, और जो एंड यूज़र होते हैं वो पर्सन होते हैं जो प्रोग्रामर के बनाए हुए प्रोग्राम्स को या सॉफ्टवेयर्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। प्रोग्रामर के पास डेप्थ नॉलेज होती है, बट जो एंड यूज़र होता है उसके पास कोई डेप्थ नॉलेज नहीं होती, वो जस्ट उसको यूज़ कर रहा होता है। फाइंड द एरर्स इन द फॉलोइंग कोड। यहाँ पर देखिए, अगर हम हैश इंक्लूड std10 लिखा हुआ है, हमें पता है ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट है, इसको लिखा जाता है stdio.h। फिर वॉइड में v कैपिटल है जो कि स्मॉल होना चाहिए था, इंटीजर का i कैपिटल है, देन स्टेटमेंट टर्मिनेटर्स कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं की गई, तो इसको हमने करेक्ट कर लिया। इसी तरह अगर इनमें एरर्स हम देखें, क्योंकि इंक्लूड के बाद जो भी हेडर फाइल आपको इंक्लूड करनी है उसको एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। एक मिस्टेक यहाँ पर ये है, देन अगेन वही std10 लिखा हुआ है जबकि ये stdio है। वाइड का v कैपिटल था वो आपने स्मॉल कर दिया। बाकी क्लास यहाँ पर देखिए 3 वेरिएबल्स इस्तेमाल किए गए थे x, y, z, बट उनको डिक्लेयर नहीं किया हुआ था। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि C के अंदर जब भी किसी वेरिएबल का इस्तेमाल किया जाएगा उसका पहले डिक्लेयर होना बहुत ज़रूरी होता है। सो हमने यहाँ पर उनको डिक्लेयर कर दिया। देन प्रिंट एफ में स्पेस थी, वो स्पेस नहीं आनी चाहिए थी, उसको हमने करेक्ट किया, बाकी अब ये करेक्ट है। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? प्रिंट एफ i\n का मतलब है न्यू लाइन, ये प्रिंट होगा i, देन न्यू लाइन में चला जाएगा लव, देन न्यू लाइन में प्रोग्रामिंग, तो इसकी आउटपुट क्या आएगी? I love प्रोग्रामिंग। इंटीजर a 5 है एंड b 10 है। इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b, a की वैल्यू 5 है, 5 10 से बड़ा नहीं होता, तो ये एल्स पे जाएगा और जो आउटपुट हमारे पास आएगी वो ह्यूज ट्रायंगल। इसी तरह यहाँ पर देखिए इंटीजर 2 वेरिएबल्स हैं i एंड j की वैल्यू 10 है जो कि कहीं पर इस्तेमाल नहीं हो रही। फॉर i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 5, i की वैल्यू 1 है और i की वैल्यू 5 तक जाएगी, यानी ये लूप 5 टाइम्स चलेगा, 1 to 5 टाइम्स। और प्रिंट क्या हो रहा है? प्रिंट हो रहा है पाकिस्तान, तो 5 टाइम्स पाकिस्तान लिखा हुआ हमें नज़र आ जाएगा। लेकिन वो न्यू लाइन में क्यों जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर न्यू लाइन \n का इस्तेमाल किया गया है। ओके क्लास, अब हम लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। डिफाइन डेटाबेस सिस्टम। डेटाबेस सिस्टम में आपने ये बताना है कि डेटाबेस होती क्या है। देन व्हाट आर दी 3 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम। डेटाबेस सिस्टम के बहुत सारे 4 मेजर कंपोनेंट्स हैं जो कि आपकी बुक में डिस्कस किए गए हैं, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डाटा, यूज़र। क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि 3 मेजर कंपोनेंट्स बताइए, तो इट्स अप टू यू, आपको जो 3 कंपोनेंट्स बहुत अच्छे से आते होंगे उनको आपने डिस्कस कर लेना है। डिफाइन वाइल लूप। वाइल लूप क्या होता है? वाइल लूप का मतलब है कि एक ऐसे लूप का होना जिसके अंदर कंडीशन दी जाएगी
और उसकी बॉडी ऑफ द लूप तब तक एग्जीक्यूट होती रहेगी जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। अब अगर आप यहाँ पर देखें, इसका सिंटैक्स गिवन है इनिशियलाइजेशन, व्हाइल कंडीशन एंड देन स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट के अंदर बॉडी, इसको हम बॉडी ऑफ व्हाइल लूप बोलते हैं। सो बॉडी ऑफ व्हाइल लूप के अंदर ही हमें अपडेशन यानी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना पड़ता है। अब अगर हम इसकी फ्लो चार्ट की तरफ जाएं तो ये देखिए यहाँ पर ऐसे होगा कि कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो व्हाइल बॉडी की तरफ आएगा, यानी कि बॉडी ऑफ लूप को एग्जीक्यूट किया जाएगा, एंड देन अगेन कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा। इसके लिए आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। हम लास्ट डिस्कशन क्लास में हमने एक छोटी सी एग्जांपल दी थी जिसमें 5 टाइम्स हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराया था। इसी तरीके से आप लोग उस एग्जांपल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई और बहुत अच्छी छोटी सी एग्जांपल ईजी सी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके क्लास, ये हमारा आज का एक सेशन था। उम्मीद करती हूँ कि आपको सब चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।